मेरे दोस्त राहुल की पत्नी मुझसे पर्दा करती थी, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त राहुल मुझे हर दूसरे तीसरे अपने घर खाने पर जरूर ले जाता। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए एक सुंदर सी पायल लेकर गया। अगले दिन वही पायल मैंने अपनी पत्नी के पैरों में देखी। मुझे शक हुआ तो मैंने अचानक से राहुल के घर गया। वहां जो देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वहां तो मेरी बीवी। आज फिर राहुल मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि चलो तुम्हारी भाभी ने बिरयानी बनाई है, लेकिन मैं राहुल को मना कर दिया, क्योंकि मुझे राहुल के घर बार बार जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसकी बीवी मुझसे पर्दा करती थी। मुझे लगता कि जैसे मेरी मौजूदगी में कंफर्टेबल नहीं फील नहीं करती है। लेकिन नहीं पता राहुल को यह सब कुछ नजर क्यों नहीं आता। वह हर हफ्ते 2 बार मुझे खाना पर ले ही जाता था। मेरे मना करने पर राहुल कहने लगा, क्यों यार, आखिर क्यों? वजह तो होगी, तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? तुम जरूर भाभी की वजह से नहीं जाना चाहते। तुम्हें भाभी से मिलने की जल्दी होगी ना, इसीलिए मैंने सोचा यह तो मेरी जान छोड़ने वाला नहीं, इसलिए मुझे कोई और बहाना चाहिए बनाना चाहिए। मैं राहुल के एक ही ऑफिस में काम करते थे, बहुत ही अच्छी दोस्ती थी हमारी। मेरी शादी के सिर्फ एक ही बार राहुल हमारे घर आया था। उसके बाद राहुल अभी हमारे घर नहीं आया था। राहुल की बात सुनकर मैं ना में सर हिला दिया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं की हॉस्पिटल को लेकर जाना है, इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मेरी बात सुनकर राहुल मुझे से सहमत हो गया, कहने लगा, हाँ यार, यह बात तो तुम्हारी मानता हूँ, यह काम तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। चलो कोई बात नहीं, तुम अंकल को लेकर हॉस्पिटल जाओ, मेरे साथ फिर कभी चलना। राहुल को बाय बोलकर मैं अपने घर वापस आया तो मैं यह देखकर दंग रह गया कि घर पर मेरी पत्नी रवीना मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो रवीना मुझे घर पर ही मिलती थी। मैं बाहर आकर चौकीदार से पूछा कि मैम साहब कहाँ गई हैं, तो वह कहने लगा कि साहब जी, मैडम जी अपने रूटीन के मुताबिक की गई हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। चौकीदार की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। इसका मतलब रवीना मेरे ऑफिस जाने के बाद डेली कहीं बाहर जाती है, लेकिन कहाँ? मैं यह बात समझ नहीं पा रहा था। मैं चौकीदार से फिर पूछा, तुम्हें पता है कि मैम साहब कहाँ जाती हैं? चौकीदार बोला, साहब जी हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता सब लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं। जब मैम साहब आ जाए तो आप उनसे खुद ही पूछ लेना कि वह कहाँ जाती हैं। मैंने हमें हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे में आ गया, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ज्यादा थक चुका था। दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। क्या फिर रवीना कहाँ जाती है? मैं इसी उलझन में बैठा हुआ था कि तभी राहुल का फोन आ गया। पूछने लगा, यार सूरज, अंकल की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने चेकअप कर डॉक्टर ने क्या बताया? राहुल की बात सुनकर मैंने कहा कि पापा डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिए, तो मैं उन्हें घर लेकर आ गया। मेरी बात सुनकर राहुल कहने लगा, क्या यार, तुम भी कमाल करते हो, तुम तो कह रहे थे कि हम अंकल का चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। राहुल के कहने का अंदाज में हल्का हल्का गुस्सा था। उसकी बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। थोड़ा गुस्से से कहा, तो पापा ने ना जाने से मना कर दिया तो क्या पापा को कंधों पर उठाओ कर ले जाता? इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि रवीना अंदर आई। वह बहुत ज्यादा परेशान दिख रही थी। मुझे देखकर बोली, सॉरी मैं तुम्हें घर पर नहीं मिली, तुम्हें भूख तो नहीं लगी, खाना लगा दूं? मैं रवीना से पूछा, तुम कहाँ गई थी? वह कहने लगी कि पड़ोसन के घर गई थी, उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। मैंने महसूस किया कि जैसे रवीना मुझसे नजरें चुरा रही है। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि रवीना मुझसे नजरें चुरा कर बातें करे, लेकिन मैं फिर इस बात को नजरअंदाज कर दिया। रवीना ने मेरे लिए खाने का इंतजाम कर हम लोग खाना खाने बैठे। तभी रवीना ने मुझसे पूछा, सूरज तुम पापा को हॉस्पिटल लेकर जाने वाले थे, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? रवीना की बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि पापा को हॉस्पिटल ले जाने वाली बात मैंने सिर्फ राहुल को ही बताया था। पापा को हॉस्पिटल कोई
इरादा ही नहीं था, ना कोई डेट फिक्स थी। यह बात तो मैं सूरज से बचने के लिए ऑफिस में बैठे-बैठे बना ली थी। फिर यह बात रवीना को कैसे पता चली? मैं रवीना से कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं पापा को हॉस्पिटल लेकर जाने वाला हूँ? मैं तो तुम्हें इस बारे में पहले कुछ भी नहीं बताया था। मेरी बात सुनकर रवीना हड़बड़ा गई, फिर हकलाते हुए बोली, मैं तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था, वहीं से पता चला कि तुम अपने पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले हो। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें आने में देर हो जाएगी, इसीलिए मैं अपनी पड़ोसन के पास चली गई थी। रवीना की बात सुनकर लेकिन आज मुझे रवीना का अंदाज थोड़ा बदला बदला लग रहा था। खाने के बाद रवीना मेरे पास नहीं बैठी, वह जल्दी से उठकर चली गई और किचन का काम समेटने लगी। मैंने भी ऑफिस का थोड़ा सा काम किया, लेकिन काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। चौकीदार की बातें सुनने के बाद मुझे याद आ रहा था कि मेरी बीवी मेरे बाद कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है। आखिर फिर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि हो सकता है कि मेरी बीवी रवीना पड़ोसन के पास ही जाती हो, क्योंकि मैं अपनी बीवी का शक करना नहीं चाहता था, क्योंकि हमारी शादी को सिर्फ 2 ही साल हुए थे। रवीना और हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे, हमारी दोस्ती बचपन से ही थी। एक दूसरे का हम बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे से मोहब्बत भी बहुत करते थे। बचपन से लेकर अब तक रवीना ने मेरे साथ वफा निभाई थी। रवीना मुझे इतनी मोहब्बत करती थी कि मेरे बगैर सांस भी नहीं ले सकती थी। यह सोचकर मैं अपने दिल को समझाया और सो गया। सुबह उठा, तैयार होकर ऑफिस गया तो सूरज ने मुझे दिखाते हुए कहने लगा, बहाना करके कल मुझसे पीछा छुड़ाकर भाग गए। पता है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। जब तुम नहीं आए तो तुम्हारी भाभी मुझे बातें सुनाने लगी, कहने लगी कि बेकार में मुझे परेशान करते हो, इतनी मेहनत करवाते हो, तुम्हारा दोस्त आया ही नहीं। मैंने कहा, यार सूरज, भाभी मुझसे पर्दा करती हैं, इसीलिए मैं नहीं आया। जब मैं घर पर होता हूँ तो उन्हें अपना चेहरा छुपा कर रखना पड़ता है। उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी, इसीलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मेरी बात सुनकर सूरज बोला, अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बीबी सिर्फ तुमसे ही नहीं, जब मेरा भाई आता है तो उससे भी पर्दा करती है। तो क्या अपने भाई को घर बुलाना बंद कर दूं? मैंने कहा, नहीं यार, वह तुम्हारा भाई है, उसे घर पर बुलाना क्यों बंद करो दोगे? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा हो। मेरी बात सुनकर सूरज हंसने लगा, कहने लगा, अरे नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। लगता है रवीना भाभी को मेहमानों को आना पसंद नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। मेरी बीवी तो कहती है कि सूरज, हमारे घर जितना मेहमान आए उतना ही अच्छा है, क्योंकि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। जब भी घर में मेहमान आते हैं तो मेरी बीवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पूरे दिन उनका स्वागत करती है। मैंने कहा, यार, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। चलो अगली बार जब भी दावत दोगे तो जरूर चलूंगा। मैं सोचता था इस बार मैं दावत पर नहीं गया था, बहाना बना दिया था, तो हो सकता है अगली बार उनकी बीवी मुझे खुद ही न आने दे, सूरज को मना कर दे। लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब 2 दिन बाद सूरज ने मुझसे कहा कि चलो, तुम्हारी भाभी ने आज शाही पनीर बनाया है और तुम्हारी दावत है। मैं सुनकर हैरान रह गया। मैंने सोचने लगा कि आखिर सूरज की बीवी को कैसे पता चल जाता है कि मेरी पसंद का डिश क्या है। मेरा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने मना करके सूरज के दिल को तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए मन मारकर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। मैं सूरज के घर पहुंच गया। सूरज ने मुझे सोफा पर बैठने को कहा। सोफा पर बैठते बैठते मेरी निगाह सूरज की पत्नी पर पड़ी तो मुझे लगा कि जैसे वह बहुत ज्यादा घबराई हुई। हालांकि उसने अपने चेहरे को पूरी तरह ढक रखा था, लेकिन फिर भी उसकी हरकतों से लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा नर्वस है। मैं जब भी सूरज के घर जाता था तो नजरें हमेशा नीचे रखता था, लेकिन कभी कभी जब सूरज की पत्नी बर्तन वगैरह रखना आई, कोई सामान देने आती, तो उसकी हरकतों से मुझे लगता था कि वह मेरी मौजूदगी में कंफर्टेबल नहीं है।
फिर थोड़ी देर में ही सूरज ने कहा कि खाना लग गया है, आओ खाना खा लो। हम टेबल पर खाना खाने बैठ गए। मुझे अभी भी साफ साफ लग रहा था कि सूरज की पत्नी के हाथ कांप रहे हैं। जब भी वह कोई चीज रखती है तो हाथों की आहट से मुझे महसूस हो जाती थी। हमने खाना शुरू कर दिया। अचानक खाना खाते खाते मुझे ध्यान आया कि रवीना घर पर परेशान हो रही होगी। मैं जब फोन निकाला और सूरज से बोला, तेरी भाभी को फोन कर देता हूँ, वह परेशान हो रही होगी, उसे बता दूं कि मुझे आने में देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर सूरज की एकदम से खांसी आ गई। मैंने उसे कहा पानी का गिलास दिया, तभी उसकी खांसी नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद रिलैक्स हुआ तो बोला, क्या यार, तुम भी छोटी छोटी बातें भाभी को बताने में बैठ जाते हो। भाभी को इंतजार का मजा लेने दो, इंतजार में ही तो मोहब्बत बढ़ती है। सूरज की बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, अरे नहीं यार, हम दोनों के बीच मोहब्बत तो वैसे भी बहुत है। रवीना और मैं बचपन से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी बात सुनकर सूरज के चेहरे पर एक हंसी गायब हो गई। थोड़ी देर में सूरज सामान्य होकर फिर से खाना खाने लगा था। मैंने फोन निकाला और रवीना का नंबर डायल किया। मैंने उसे फोन किया तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि रवीना का रिंगटोन कहीं किचन से आवाज से आई हो, लेकिन फिर मैंने इसे अपना बहन समझ लिया। दूसरी तरफ रवीना को फोन उठा चुकी थी। मैंने पूछा, हेलो रवीना, कहाँ हो तुम? मेरी बात सुनकर रवीना गुस्से से बोली, और कहाँ हो सकती हूँ, घर पर ही हूँ, तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ और तुम अब फोन कर रहे हो। मैंने कहा, आई एम सॉरी यार, मैं अपने दोस्त सूरज की तरफ आया हूँ, यही खाना खा लूंगा, तुम परेशान मत होना और खाना खाकर लेट जाना। रवीना ने कहा, ठीक है, और फिर उसने फोन काट दिया। मैंने भी फोन जेब में रख लिया और खाना खाने लगा। खाना खाते ही फौरन घर में वापस आ गया, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले किसी ख्याल की तरह मैं चौकीदार से पूछा, बाबा आज कहीं मैं बाहर गई थी? चौकीदार बोला, हाँ सब गई थी, अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई है। चौकीदार की बात सुनकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि अभी 1 घंटा पहले ही तो मैं रवीना को फोन किया था और उसने कहा था कि मैं घर पर ही हूँ। आखिर रवीना मुझसे बातें क्यों छुपाने लगी थी? वह मुझसे क्या छुपा रही थी? वह मुझसे छुपा कर कहाँ जाती थी? मेरा दिमाग उलझ चुका था। इतने में ही अंदर आया। रवीना अंदर बेडरूम में बेड पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उसने गुस्से से मुंह फिरा लिया। मैंने कहा, क्या बात है रवीना, मुझसे नाराज हो? मेरी बात सुनकर कहने लगी, क्यों, मुझे रूठने का भी हक नहीं है? तुम तो रोज रोज बहाना करके अपने दोस्त के घर चले जाते हो। मैंने कहा, कैसी बात करती हो रवीना, इसमें बहाने वाली क्या बात है? मैं सचमुच अपने दोस्त के घर ही गया था। मेरी बात सुनकर रवीना कहने लगी, मुझे तो यह बहाना ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त का बहाना करके तुम मुझे धोखा दे रहे हो। रवीना की बात का मैंने कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर बोला, रवीना, जो इंसान जैसा होता है उसे सामने वाला वैसा ही लगता है। जो दूसरे को धोखा देता है उसे लगता है कि वह सामने वाला भी उसे धोखा दे रहा है। मेरी बात सुनकर रवीना एकदम से घबरा गई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। एकदम से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने कहा, क्या हुआ रवीना, तुम इतनी जल्दी डर गई? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें मजाक भी नहीं समझ में आता? रवीना बोली, डरी नहीं थी। उसके बोलने के अंदाज में लग रहा था कि वह अभी भी डरी हुई है। वह बोली, डरी नहीं थी, बस वैसे ही पूछ रही थी। एक तो आप बिना बताए घर से चले जाते, ऊपर से जब मैं आपको कुछ बोलती हूँ तो आपको घुमा फिरा कर बातें करते हैं। वह रूठेपन से बोली। मैं रवीना का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास करते हुए कहा, रवीना एक बात बताओ, अगर पति घर से बिना बताए बाहर चला जाए तो यह कैसी हरकत है? रवीना बोली, बहुत ही गलत हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता तो विश्वास पर कायम होता है। अगर कोई बात है तो साथ मिलकर बैठकर बात को समझना चाहिए, ना कि एक दूसरे को धोखा देना चाहिए। मैं दोबारा रवीना से पूछा, यह कानून सिर्फ पति के लिए है या पत्नी के लिए भी है? मेरी बात सुनकर रवीना ने कहा, आज फालतू बात लेकर बैठ गए हैं, और हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई। कहने लगी, पता नहीं सूरज के घर
से ऐसी क्या चीज खाकर आते हैं कि ऐसी अजीब अजीब सी बातें शुरू हो जाती है और यह अजीब अजीब सी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। रवीना के जाने के बाद मैं सोने लगा। आखिर रवीना यह सब क्यों कर रही हो? जब मैं सूरज के घर से उसे फोन किया तो वह मुझे बता भी तो सकती थी कि वह घर पर नहीं है। यह जाने से पहले एक मैसेज भी तो कर सकती थी कि उसे कहीं जाना है। मैं क्या उसे जाने से मना करता? क्या मैं उसे रवीना से घुमा फिरा कर इसलिए बात कर रहा था कि वह सोच रहा था कि हो सकता है इस तरह परेशान होकर रवीना मुझे कुछ सच्चाई बता दे, लेकिन वह तो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगाकर बाहर चली गई। मैं सोचने लगा इसका मतलब है कि रवीना मुझे बताना नहीं चाहती कि वह कहाँ जाती है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। कहीं रवीना किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। अपनी बीबी की हिफाजत करना मेरा फर्ज था। रवीना कहाँ जाती है इस बात का पता मुझे लगाना ही पड़ेगा। यह सोचकर मैं एक फैसला कर लिया और उसको काम के लिए मुझे चौकीदार की मदद की जरूरत थी। सुबह ऑफिस जाते वक्त तो मैं चौकीदार को इशारा करके घर से बाहर बुला लिया। फिर मैंने उससे पूछा, बाबा घर से कब मैम साहब बाहर निकलती हैं? तो चौकीदार बोला कि साहब क्या आप ऑफिस से जाने से कुछ देर पहले ही निकलती हैं और भगवान की कृपा से कुछ ऐसी होती है कि आप भी उस दिन घर लेट वापस आते हैं और आपके आने से कुछ देर पहले ही मैम साहब घर पहुंच जाती हैं। चौकीदार का शुक्रिया अदा करके मैं गाड़ी में बैठ गया और ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में मैं सोच रहा था कि चौकीदार की बातों से तो यही लगता है कि रवीना को पहले से पता हो जाता है कि आज मैं सूरज के घर जाने वाला हूँ। अब सोचने वाली बात यह थी कि जब मैं रवीना को नहीं बताता कि मैं सूरज के घर जा रहा हूँ तो मुझे पहले ही रवीना को कौन बताता था? मेरी रूटीन की खबर रवीना को कौन देता था? वैसे तो मुझे रवीना पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब मेरा विश्वास थोड़ा थोड़ा टूटने लगा था। दिमाग कहता है कि रवीना मेरे साथ धोखा कर रही है, लेकिन दिल इस बात को मानने को इनकार करता है। दिल कहता है कि रवीना कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं ऑफिस में ही नहीं ख्यालों में घूम रहा था, परेशान था, काम में लगा रहता, कोई काम ढंग से नहीं कर पाता। मेरी परेशानी को सूरज ने भी भांप लिया था। वह मुझसे पूछने लगा, क्या बात है? परेशान लगते हो, सब खैरियत तो है? अंकल की तबीयत तो ठीक है ना? अब मैं उसे क्या बताता कि मेरी अपनी बीबी की वजह से मैं परेशान हूँ। वह मुझे बिना बताए घर से कहीं चली जाती है। मैं उसे फिक्र में घूमता रहता हूँ। मैं बोला, हाँ यार, पापा की तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है, उनका बीपी नॉर्मल नहीं रहता। सूरज बोला, अंकल अपने खाने पीने का ध्यान करते हैं। मैं अपने छोटे भाई को फोन करके बोल दिया है कि पापा का ध्यान रखे। वह बता रहा था कि हर वक्त वह चिंगम की तरह उनके साथ रहता है, उनके खाने पीने का पूरा परहेज करते। वैसे ही पापा वाली बात थोड़ी सच भी थी। मैं पापा की वजह से भी परेशान रहता था, तो यही वजह मैं सूरज को भी बता दी। मेरी बात सुनकर सूरज बोला, चलो भगवान अच्छा ही करेगा, अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। चलो ऐसा करते हैं, मार्केट चलते हैं, आज मेरी बीबी का जन्मदिन है तो उसके लिए तोहफा लेना है। तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। लेकिन मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने सूरज को मना कर दिया। लेकिन वह सूरज की क्या जो किसी की बात मान ले। वह मेरी विनती करने लगा, अपनी दोस्ती की कसम देने लगा कि क्या यार बच्चों जैसी हरकतें करते हो, बच्चों की तरह जिद लेकर बैठ जाते। मजबूरी को तो समझना चाहिए और तुम हो कि समझना ही नहीं चाहते। मेरे इतना सुनाने पर भी वह नाराज नहीं हुआ। हंसते हुए कहने लगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपनी बीबी के लिए गिफ्ट लेने तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, क्योंकि गिफ्ट लेने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। मैं ना करते हुए भी मजबूरी में सूरज के साथ चल पड़ा। सच कहूँ तो मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वह किसी की मजबूरी को समझता ही नहीं है, हमेशा जो की तरह चिपका रहता है। जब मैं सूरज के साथ दोस्ती की थी, अजीब इंसान था, किसी के सुख दुख को कोई मतलब ही नहीं था। वह चाहता था कि बस उसकी ही हंसी मजाक जाए। ऐसी बात नहीं थी कि ऑफिस में सिर्फ मेरे ही साथ उसकी दोस्ती थी और उनके
साथ भी उसकी दोस्ती थी, लेकिन हमेशा कहीं भी जाना होता तो वह मुझे ही घसीट कर ले जाता। मैं मन मार कर उसके साथ मार्केट चला चला आया। थोड़ी देर घूमने के बाद भी उसे कुछ पसंद नहीं आया। सामने ही एक ज्वेलर्स की शॉप थी। हम उस शॉप के अंदर चले गए। सूरज कहने लगा, मैं तुम्हारी भाभी को पायल गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो तुम मेरी मदद करो कि कैसा डिजाइन मैं पसंद करूं। मैं उससे छुटकारा पाने चाहता था, इसीलिए मैं उसकी मदद करने लगा। थोड़ी देर में मेरी नजर एक बहुत ही खूबसूरत सी पायल पर पड़ी, जो बहुत ही यूनिक सी अच्छा डिजाइन था। मेरे मन को भा गया। मैंने कहा, यह वाली पायल ले लो, भाभी को बहुत पसंद आएगी। सूरज ने पायल ली और बोला, हाँ यार, पायल तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी पसंद की तो दाग देनी पड़ेगी। फिर उसने वह पायल गिफ्ट पैक कर ली। हम घर वापस आए। आज रवीना मुझे घर पर ही मिली। वह मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। मुझे देखते ही उसने मुझे पानी का गिलास दिया। पानी पीकर मैं सोफे पर बैठ गया। वह भी मेरे पास आकर सोफे पर बैठ गई और मुझसे बातें करने लगी। लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान था। कुछ दिनों से मैं खुश होना तो भूल ही गया था। मैं उसकी बातों का बस हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। थोड़ी देर बाद इधर उधर की बातें करने के बाद रवीना बोली, राज, सूरज के साथ तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई और कब हुई? रवीना की बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने ध्यान दिया कि रवीना आजकल सूरज की बातें कुछ ज्यादा ही करने लगी थी। बात कहीं की भी हो, घुमा फिरा कर सूरज के बीच में ले आई थी और उसी की बातें करने लगती थी। मुझे थोड़ा अजीब तो लगता था कि वह सूरज में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाती है। उसने पूछा तो मैंने उसे बताया शुरू किया कि शादी के 1.5 साल बाद ही मेरी और सूरज की दोस्ती हो गई थी। ऑफिस में कई और भी उसके दोस्त हैं, लेकिन जब से उसकी दोस्ती मेरे साथ हुई, उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। कहीं भी जाना हो मुझे ही घसीट कर साथ ले जाता है। मेरे साथ जोक की तरह चिपका रहता है। मुझे अपने घर दावत पर बुलाता है। हालांकि उसकी बीवी मुझसे पर्दा करती है, तो मुझे उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह जबरदस्ती मुझे अपने घर ले जाता है। अजीब इंसान है। मैं तो उसकी दोस्ती से तंग आ गया हूँ। मेरी बात सुनकर रवीना बोली, किसी की मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ाते। सच्ची दोस्ती भगवान की कृपा से मिलती है। फिर अचानक रवीना ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, राज, एक बात पूछूं? अगर सूरज ने तुम्हें धोखा दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम सूरज को कभी माफ कर पाओगे? रवीना की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, कैसा धोखा? बिजनेस के मामले में या फिर निजी मामले में? रवीना बोली, निजी मामले में। रवीना का चेहरा देखा। रवीना फिर बोली, मामले में मतलब कोई चीज जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यारी हो, वो सूरज ले जाए, तुम्हारा हक पर डाका डाले, तो तुम्हें कैसा लगेगा? रवीना की बातें सुनकर मेरे सर में तो हथौड़े पड़ने लगे थे। मेरा सर चक्कर आने लगा। रवीना और सूरज की कई सारे पजल थे जो आपस में मिल रहे थे। मैंने रवीना से कहा, रवीना, जो भी मेरी प्यारी चीज होगी, अगर वह मुझसे प्यार करती होगी तो कभी भी मुझे छोड़कर सूरज के पास नहीं जाएगी। मेरी बात सुनकर रवीना बोली, नहीं राज, फिर मुझे बताओ, अगर तुम्हारी कोई प्यारी चीज सूरज के पास चली जाए तो तुम क्या करोगे? सूरज के साथ दोस्ती तोड़ दोगे या फिर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे? रवीना की बात सुनकर मैं चकरा गया। मैं रवीना को डांटते हुए कहा कि क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो? मेरी बातें सुनकर रवीना थोड़ी उदास हो गई, लेकिन मेरी बातें सुनकर और मेरे तेवर देखकर वह किचन में चली गई। रवीना के जाने के बाद मैं सोच विचार में गुम हो गया। मैं चाहता था कि यह सारा मामला खुलकर सामने आ जाए। मैं सारे राज को जानने के लिए बेचैन होने लगा और इससे पर्दा उठाने के लिए बेचैन होने लगा। अपने मन ही मन में मैं सोचने लगा, अगर पर्दा उठाने के लिए मुझे रवीना पर शक करना पड़े तो उसे करने से भी मैं बाज नहीं आऊंगा। लेकिन कुदरत ने यह मौका मुझे अगले ही दिन दे दिया। अगले दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो रवीना वही पायल पहने घूम रही थी, जो पायल उस दिन सूरज ने मेरे साथ मार्केट में लेकर आया था। रवीना के पैरों में वह पायल देखकर मैं चकरा गया। खुद को नॉर्मल करते हुए मैं रवीना से पूछा, रवीना, यह पायल तुम्हारे पैरों में बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदी? मैं बस बहुत ही
सरसरी से पूछा था, जिससे कि उसे शक ना हो। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी और कहने लगी, जब तुम ऑफिस चले जाते हो तो मैं अपनी इस दोस्त के घर जाती हूँ। इसके बारे में मैंने उस दिन तुम्हें बताया था। यह पायल मुझे उसी ने दी है। मैं हमेशा सर हिला दिया और अपने प्लान के बारे में सोचने लगा। अब आगे मुझे क्या करना है वह मुझे खूब पता था। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो मैं सूरज से कहा कि सूरज, मैं तुम्हारे घर खाने पर आऊंगा। सूरज खुश हो गया। उसने अपनी बीवी को फोन कर दिया कि कुछ अच्छा बना रखना। छुट्टी होने से आधा घंटा पहले ही सूरज से छुपाकर सूरज के घर तरफ चल दिया। सूरज के घर पहुंचकर मैंने अचानक से दरवाजा खोल दिया और सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन सड़क गई, क्योंकि सामने के सोफे पर बैठी मेरी बीवी रवीना बैठी हुई थी। रवीना मुझे देखकर थर थर कांपने लगी और मेरा गुस्सा से बुरा हाल था। मैं चीखते हुए बोला, रवीना, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मेरे गुस्से से रवीना थर थर कांप रही थी। रोते हुए मेरे कदमों में बैठ गई और कहने लगी, राज, पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं चाहते हुए भी रवीना की बात सुनने के लिए वहीं सोफे पर बैठ गया। रवीना रोते हुए कह रही थी कि राज, तुम्हें तो पता है कि मेरी एक और जुड़वा बहन भी थी। उसका नाम रोमा था। रवीना तुमसे बहुत प्यार करती थी और यह बात उसने अपनी बहन रोमा को भी बताई हुई थी। लेकिन पता नहीं क्यों रोमा को कुछ दिनों से यह एहसास होने लगा था कि रवीना से कुछ बातें छुपाने लगी है। रोमा पूछा भी, लेकिन उसने टाल दिया। फिर एक दिन तुम्हारी रोमा की मंगनी तय हो गई। मंगनी के दिन भी रवीना खुश नहीं थी भी। रोमा ने उसे लाख पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर शादी का दिन भी आ गया। शादी के दिन भी रवीना चुपचाप सी थी और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रवीना के घर छोड़कर भाग गई और वह अपने पीछे एक खत छोड़ गई थी, जिसमें लिखा था कि वह किसी और लड़के से प्यार करती है और उसी के साथ जा रही है और उसी के साथ शादी करेगी। मेरे माँ बाप को रोमा के पास गए और कहने लगे, रोमा, अब तुम ही हमारी इज्जत बचा सकती हो। तुम रवीना बनकर मंडप में बैठ जाओ और अभी इसके साथ शादी कर लो। और इस तरह अपने माँ बाप की इज्जत को बचाने के लिए मुझे, यानी कि रोमा को, रवीना बनकर तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी और उनकी इज्जत को उछलता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए मुझे रोमा से रवीना बनना पड़ा। बाद में मेरे माँ बाप ने सबको यह कह दिया कि रोमा की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे मार दिया गया, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। राज, जिसे तुम अपनी रवीना समझते हो, वह तुम्हारी रवीना नहीं, बल्कि वह रोमा है। तुम्हारी रवीना तो शादी वाले दिन ही तुम्हें छोड़कर भाग गई थी। तब से मैं ही तुम्हारे साथ रवीना बनकर रह रही हूँ। उस दिन जब वह सूरज को हमारे घर तुम्हें दावत पर बुलाया था, तो मैंने उसे पहली बार देखा था। मैं उसे पहचान नहीं पाई थी, लेकिन मेरी और रवीना की शक्ल एक जैसी थी, इसीलिए सूरज को मुझे पहचान गया था, क्योंकि रवीना ने सूरज से ही शादी की थी। उसने घर जाकर रवीना को मेरे बारे में बताया। फिर रवीना ने मुझे कॉल की थी। रवीना और मैं एक दूसरे से रास्ते में मिल चुके थे। हम दोनों बहनें आपस में बातें करते लेते थे, इसीलिए सूरज तुम्हें जबरदस्ती खाने पर ले जाता, जिससे कि हम दोनों बहनें आपस में मिल सके। तुम लोग बाहर खाना खा रहे होते, तब तक मैं और रवीना अंदर कमरे में बैठे आपस में बातें करते थे। तुम्हारे जाने से पहले ही मैं बात कर लेती थी और तुम्हारे आने से पहले ही मैं घर पहुंच जाती थी। मैं आपके ऑफिस में टाइम पर ही कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि अगर आप मेरे पीछे घर आ जाते तो आप मुझ पर शक करते और फिर मैं आपको क्या जवाब देती। जब आपको सूरज के घर जाना होता था, तभी रवीना मुझे कॉल करती थी, मुझे अपने घर बुलाती। फिर मैं रवीना के घर चली जाती, उधर सूरज आपको घर ले आता। आप सूरज से बातें में लगे रहते और मुझे मेरी बहन से मिलना हो जाता था। इतनी ही देर में रवीना भी एक कमरे से निकलकर आ गई थी। वह भी रोती हुई मेरे सामने बैठ गई और कहने लगी, प्लीज राज, मुझे माफ कर दो।
मुझे सूरज से मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए मैं उस दिन घर से भाग गई थी। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं की थी। अगर मैं सूरज से मोहब्बत करते हुए भी तुम्हारे साथ शादी कर लेती तो यह तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा होता। मोहब्बत तो मैं सूरज से करती और शादी तुम्हारे साथ करती। यह मुझे बिल्कुल भी दोबारा नहीं था। इसीलिए मैं उस दिन घर से भाग गई थी। रोमा के रूप में तुम्हें बहुत ही अच्छी बीवी मिली है। प्लीज मेरे किए की सजा उसे मत देना। मैं रोमा का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आया। मैं रवीना से और सूरज से बातचीत करना बंद कर दिया। लोगों से नाराज हूँ, उन लोगों से नाराज हूँ, उन लोगों ने मुझे धोखा में रखा। मैं रोमा से नाराज नहीं हूँ क्योंकि उसके साथ तो वैसे भी गलत हुआ था। रोमा मुझे हर वक्त समझती कि रवीना को और सूरज को माफ कर दो और उससे सुलह कर लो, लेकिन मैं अब तक रवीना को और सूरज को माफ नहीं किया है और ना ही उनसे कोई बातचीत की है। रवीना की मुझे रोज कॉल आती है, सूरज भी मुझे कॉल करता है, ऑफिस में भी मुलाकात होती है तो मैं उससे बचकर निकल जाता हूँ। अब आप लोग ही बताइए, क्या मुझे रवीना और सूरज को माफ कर देना चाहिए? क्या मुझे उनसे बातचीत शुरू कर देना चाहिए? जो रवीना और सूरज ने मेरे साथ किया वह सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना ना भूले। धन्यवाद।